जय हिंद। तो आइए आज हम आपको मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताएंगे। मुस्लिम आक्रमण देखिए, पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में महमूद गजनबी के बारे में बताएंगे, फिर गौरी के बारे में बताएंगे। क्योंकि पहले मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। 711 में यह आक्रमण किया और यह धन लूट के ले गया मुल्तान से और सिंध से। पहले सिंध में आक्रमण किया था, फिर उसके बाद में मुल्तान में आक्रमण किया 711 में और 712 ईस्वी में। सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके और वहाँ से सोना लूट कर ले गया था। और उसने एक मुस्लिम का प्रचार किया, मतलब कि मुस्लिम धर्म के प्रचार करने के लिए ही जो मुस्लिम लोग नहीं थे उन पर जजिया कर लगा दिया था, टैक्स से, कि जो मुसलमान धर्म अपनाएंगे, जो मुस्लिम है उनको जजिया कर नहीं देना होता है, और जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के अलावा कोई अन्य धर्म का है, उन पर जजिया कर लगा दिया जाएगा। 5 लोगों पर छूट भी दिया था। ब्राह्मण हो गया, बच्चा हो गया, औरत हो गया, विकलांग हो गया, बूढ़ा हो गया, उन पर जजिया कर नहीं लगाया था और बाकी सब पर जजिया कर लगा दिया था। तो हम लोग देखते हैं पहले मध्यकालीन के बारे में। मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मध्यकालीन देखिए, मध्यकालीन में पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में आक्रमण किया महमूद गजनबी। उसके बाद में आक्रमण किया मोहम्मद गौरी। फिर उसके बाद में आया बाबर। देखिए, यहाँ पर बसने के लिए, जो यहाँ पर बसने के उद्देश्य से, मतलब कि अपना साम्राज्य बसाने के उद्देश्य से 2 लोग ही आया था। मोहम्मद गौरी भी धन लूटने के ही उद्देश्य से आया था। अगर इसका बेटिया शादी प्रेम नहीं की रहती है वक्त से, तो प्रेम कर लिया अपने गुलाम से। तो गुलाम से प्रेम करने के बाद अपना उसको भारत में जो जीता था वो आप 1192-94 ईस्वी में चंदावार के युद्ध के बाद में जीत गया। उसके बाद में अपना साम्राज्य दे दिया, दिल्ली सल्तनत का बना दिया राजा एबक को बना दिया। तो यहाँ पर जानेंगे हम। पहले आते हैं, थोड़ा बहुत इधर है, इधर से भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, हम जो बता रहे हैं वो एग्जाम से रिलेटेड ही बता रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में पहला आक्रमण किया सिंध में और राजा दाहिर को पराजित कर दिया। और 712 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ? मुल्तान पर। तो सिंध और मुल्तान। देखिए, सिंध और मुल्तान में आक्रमण किया और अपना साम्राज्य, मतलब कि अपना प्रचार किया, मुस्लिम धर्म की प्रचार किया। मुस्लिम धर्म का प्रचार किया और यहाँ के लोगों पर अपना जजिया कर लगाया, टैक्स लगा दिया कि जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम वर्ग का नहीं है, उन पर जजिया कर लगेगा। जो मुस्लिम वर्ग है उन पर जजिया कर नहीं लगेगा। मुस्लिम के अलावा जितने धर्म है सब पर जजिया कर लगा दिया था। देखिए, जैसे कि बूढ़ा पर नहीं लगाया था, औरत पर नहीं लगाया था, बच्चा पर नहीं लगाया था, विकलांग पर नहीं लगाया था, ब्राह्मण। देखिए, जजिया कर एक टैक्स था। जजिया कर एक टैक्स के रूप में था, यह टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। बूढ़ा पर और औरत पर और ब्राह्मण पर और बच्चे पर टैक्स नहीं लगाया था, बाकी और सब पर टैक्स लगा दिया था। तो यह मोहम्मद बिन कासिम का समझ गए। 711 में सिंध पर आक्रमण किया, 712 में मुल्तान पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को पराजित किया और उसके बाद में यहाँ पर अपना टैक्स लगा दिया
जो मुसलमान नहीं थे उनको टैक्स देना होता था। बूढ़ा को, औरत को, बच्चा को, विकलांग को और ब्राह्मण को छूट दे दिया था, क्योंकि वो बोला था कि बच्चा कहाँ से देगा टैक्स, बूढ़ा कहाँ से देगा, औरत कहाँ से देगी, विकलांग कहाँ से देगा, और ब्राह्मण तो है जो उनका भिक्षा पर चलता है, वो तो सोचा कि भिक्षा के पर चलता है उनका, तो उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। मोहम्मद गजनबी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, टोटल ये 17 बार आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण इसका मतलब कि सफल हो गया, जो कि हमारा गुजरात में हमारा सोमनाथ के मंदिर है उसको लूट लिया, और लूटने के बाद मंदिर को भी तोड़ दिया मोहम्मद गजनबी। और यही मोहम्मद गजनबी ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उनकी अवशेषों को ले जाके गजनी में क्या बोलते हैं मस्जिद के सीढ़ियों पर फेंक दिया था। ज्वालामुखी मंदिरों को तोड़कर और गजनी ले जाकर, गजनी अफगान में था। यह अरब आक्रमणकारी था, यह तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क जनजाति का था, ये सब तुर्क जनजाति का। तो ये टोटली 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में ये सफल हुआ 16वां आक्रमण के तहत। 16वां आक्रमण 1025 में यह सफल हो गया। इस सब का एक ही उद्देश्य था कि मध्य एशिया से आया था मोहम्मद गजनवी। इसका एक ही उद्देश्य था, एक बड़ा साम्राज्य को बनाना, एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना। और एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो वो धन के उद्देश्य से, धन लूटने के ही उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था और धन लूट के लेके गया। तो ये कुछ नहीं किया मोहम्मद गजनवी, बस आक्रमण किया और धन लूटा और ले गया, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य था कि अपना एक मध्य एशिया में बड़ा साम्राज्य का स्थापना करना। और बड़ा साम्राज्य का स्थापना के लिए आपको पता ही है कि धन और पैसा को ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ही ये आक्रमण किया था भारत पर। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के समझ गए और मोहम्मद गजनवी के समझ गए। हम आते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बैक चलेंगे राजपूत काल की तरफ, क्योंकि राजपूत काल की तरफ से जब मोहम्मद गौरी को समझेंगे ना तो सीक्वेंस में उसको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों बसने के मतलब कि अपना साम्राज्य बसाया था यहीं पर। दिल्ली सल्तनत गौरी दे दिया ऐबक को, तो गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक बना और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश बना, क्योंकि ये राजा का अपना उपाधि नहीं लिया था, इल्तुतमिश ले लिया और ज़्यादा दिन तक जेबो नहीं किया। तो पहले हम गौरी के बारे में जानते हैं, तब आएंगे ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, बहार के बारे में, अराहम शाह के बारे में और अराहम शाह के बारे में। तो पहले हम चलते हैं बैक थोड़ा सा राजपूत काल की तरफ, जो कि वो 800 से 1200 ईसा पूर्व तक राजपूत काल चला था। 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। तो हम इसको मिटकाते हैं और ये गौरी के बारे में समझाएंगे और बाबर मुगल के बारे में बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये गौरी के बारे में समझने के बाद मोहम्मद गौरी के बारे में इसको क्लियर करेंगे। इसका 11 मोहम्मद गौरी के गुलाम वंश था। गुलाम वंश में 11 वंश आया था। सबसे लास्ट लोधी वंश था। लोधी वंश के भतीजा ने बाबर को बुलवाकर लोधी वंश को सफाया करवा दिया। तब से बाबर चला मुगल वंश से। तो मुगल वंश चला, सबसे ज़्यादा राज यही दोनों किया। लगभग ये किया 1200 से टोटल चला था 1857 तक। 1200 से लेके 1526 तक, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक ये गुलाम वंश चला था। और 1526 से लेके 1897 तक मुगल वंश चला। और 1857 के बाद से CBSE बोर्ड वाला, यानी कि यूरोप वाला अंग्रेजवा साहब अपना राज किया 1947 तक। 1947 के बाद में ये मशरूम लोग राज कर रहे हैं। और मुझसे मशरूम के बाद में देखते हैं कौन आता है। अभी तो मशरूम के ही राज है। तो हम पहले मोहम्मद गौरी के बारे में समझते हैं, फिर बाबर के बारे में समझेंगे। देखिए राजपूत काल 800 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला था। ईस्वी तक 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक चला था। कौन सा? राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला था। चंद्र बदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। इसी में होता है माउंट आबू पर एक अग्नि हवन कुंड हुआ। हम बैक आ गए हैं, थोड़ी सी बैक आ गए हैं, आप समझिएगा। तो अब आपको हम बता ही दिए
मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी के बारे में और गौरी के बारे में बताना है। तो गौरी के बारे में बताने से पहले राजपूत काल का थोड़ा ही समझ लेते हैं। तो राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला था। इसी में चंद्रबदाई की पुस्तक मिलता है, पृथ्वीराज राजों से जानकारी मिलती है चंद्रबदाई की पुस्तक से कि माउंट आबू पर एक अग्निहवन कुंड हुआ था, उसमें 4 वंशों का उदय हुआ था, परपिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो हम चौहान वंश के बारे में समझेंगे। चौहान वंश से ही गौरी वंश के और चंदेल वंश, जयचंद के बारे में, वहाँ से कहानियाँ स्टार्ट होगी उन लोगों का। तो हम पहले क्या समझ लेते हैं, तो हम गौरी के बारे में समझते हैं। पहले एक मैप देखिए बनाते हैं आपको। यहाँ पर था जो राजस्थान में, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, यानी ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मालवा में जयचंद की शासन था, जयचंद की शासन, मालवा में जयचंद की शासन था। और यहाँ पर अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान से गौरी आया था, मोहम्मद गौरी आया था। देखिए ये मोहम्मद गौरी ने पहले आक्रमण कर दिया था गुजरात में। भीम द्वितीय यहाँ के शासक थे, भीम द्वितीय, और ये गौरी को हरा दिए थे माउंट आबू पर, ये भीम द्वितीय ने हरा दिए थे। तो पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी को पराजित करने वाला कौन है, तो ये भीम द्वितीय, गुजरात के था, माउंट आबू पर इनके साथ युद्ध हुआ था, जो कि इनको हरा दिया था, तो ये वापस आ गए थे। तो ये सोच रहे थे, इधर के एरिया पूरा कब्जा कर लिया था धीरे धीरे, कि अब ये पंजाब में आक्रमण किया था, पंजाब में मतलब कि हमला किया। तो पंजाब में हमला किया तो राजस्थान के बॉर्डर पर हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। तो ये फेमस है। युद्ध कहाँ हुआ, देखिए ये ऑलरेडी ये भी कर दिया था आक्रमण, 15, 14, 16 बार कर दिया था आक्रमण, बहुत बार किया था ये गौरी। अब ये जब ये फेमस है, देखिए तराइन के युद्ध में 3 हुए, प्रथम तराइन के युद्ध, द्वितीय तराइन के युद्ध और तृतीय तराइन के युद्ध। तृतीय तराइन का युद्ध गुलाम में हो गया, गुलाम वंश में, क्योंकि इल्तुतमिश और यादवज के बीच में हो गया था। तो हम वहाँ पर जाएंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से इनका टकराव हुआ। तराइन के युद्ध प्रथम 1900 कर रहे हैं 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में है, हरियाणा में तराइन। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ गौरी से, मोहम्मद गौरी से। तो जयचंद का भी सहयोग मिला और पृथ्वीराज चौहान इसको पराजित कर दिया, मतलब कि पराजित कर दिया, ये भाग गया, हार गया तो ये भाग गया। तो इसको मतलब कि पराजित मतलब कि साफा इसका मृत्यु नहीं हो गया था, हारा तो भाग जाता था बार बार, पूरा मतलब कि पराजित नहीं होता था ये। तो ये भाग गया तराइन का प्रथम युद्ध से 1191 ईस्वी में। तो बीच पृथ्वीराज चौहान का शादी नहीं हुआ था, तो ये जयचंद के बहुत करीबी भी थे। और देखिए बगल वाला चाहे जितना भी दोनों एक पक्षी अमीर हो, तो थोड़ा सा देखने में लगता है कि एक है, बट एक दूसरे से कंपटीशन में रहता है। तो उसी तरह की कंपटीशन में था। तो क्या हुआ कि जयचंद की एक बेटी थी संयोजकता, जयचंद की बेटी संयोजकता इनके बेटी के नाम थी। क्या नाम था? संयोजकता, जयचंद की बेटी के नाम था। तो संयोजकता ने पृथ्वीराज चौहान को प्रेम पत्र लिखकर भेज दिया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ भी लिख के भेज दिया इस तरह का। तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ऐसे ही चलते रहा सिलसिला। और कुछ समय बाद जयचंद को पता चला कि हमारी बेटी ने पृथ्वीराज चौहान को प्रेम पत्र लिखकर भेज रही है और उनसे प्रेम कर रही है। तो इनको खराब लगा जयचंद को कि यह पृथ्वीराज चौहान से हम शादी नहीं करने देंगे, जो भी मामला हो, क्या प्रॉब्लम हो पता नहीं, बाकी ये योग्य शासक एक पृथ्वीराज चौहान से इतना नफरत करना जयचंद को भारी पड़ा। अगर वो कर दिया था तो इतना शायद ये गौरी नहीं आ पाता भारत में। जयचंद कहीं ना कहीं जयचंद का ही हाथ रहा। तो चलते हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना पहले। तो जयचंद ने क्या किया कि एक सभा बैठाया। पहले वरमाला डालता था कि जिसके गले में लड़की माला डाल देगी उससे शादी हो जाएगा उसको। तो जयचंद को पता चलता कि पृथ्वीराज चौहान से ये प्रेम करती है। तो ये अपने दरबार में जहाँ पर राजा महाराजा को बैठाया गया था उसके द्वार पर द्वारपाल के रूप में मूर्ति बनाया था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। द्वारपाल के रूप में मूर्ति बनाया था पृथ्वीराज चौहान का जयचंद ने।
तो ये चीज़ देखकर जज संयोजकता ने गलत महसूस किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको नहीं बुलाना था, नहीं बुलाते कोई दिक्कत नहीं, बट उनको द्वारपाल के रूप में मूर्ति बना के बैठाना ये कहीं ना कहीं अन्याय है। मतलब संयोजकता को लगा ऐसा। देखिए, जब तक कोई प्रेम नहीं किया है तब तक ही आप पीछे पड़े हैं, जिस दिन से वो प्रेम करने लगेगी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। ये हमारा इतिहास का हो रहा है, आगे भी देखिएगा तो इसी तरह का इतिहास मिलेगा। तो संयोजकता जयचंद से मतलब कि जयचंद ने संयोजकता को माला दे दिया और बोला कि इतना राजा बैठे हैं, जाओ माला डाल दो। तो संयोजकता ने पहले ही पृथ्वीराज चौहान को खबर भेजा दी थी कि आपका पुतला बनाकर द्वारपाल के रूप में हमारे पिताजी ने द्वार पर लगाए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान एक सम्राट हैं, उनको खबर पता चला तो गुस्सा हो गए, कहेंगे चलो तो अब इनसे भी एक युद्ध होता है। तो अपना सेना लेके आए जयचंद के द्वार पे। तो आने से पहले ही ये वरमाला लेके डाल दी थी किसमें, तो इनके मूर्ति में। इनका जो स्टैचू बनाया था पृथ्वीराज चौहान के, उसी स्टैचू में संयोजकता माला डाल दी और पृथ्वीराज चौहान आ गए। उसी समय आए तो उनको युद्ध हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, और युद्ध करके संयोजकता को लेकर चल गए पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए कहानी स्टार्ट होता है। संयोजकता तो चल गई, अब जयचंद का किया कि मोहम्मद गौरी से मिल गया। मोहम्मद गौरी से मिल गया और मोहम्मद गौरी से मिलने के बाद बोला कि आपका शत्रु मेरा शत्रु, चलिए मिल के इसको मारते हैं। तो गौरी तो खोज ही रहा था ऐसा, तो बोला कि चलो। तो गौरी को एक मौका मिल गया पृथ्वीराज चौहान को मारने के। तो ये तो सोच रहा था कि ये मारा जाएगा तो इसको तो हम कभी मार सकते हैं। तो ये अपने लालची में गया था कि इससे मरवा के इसको हम लोग साइड कर देंगे, हम ही पूरा राज करेंगे। जयचंद का लालची, अब शादी हो गया, चुपचाप रह जाना चाहिए था। एक योग्य सम्राट भी था पृथ्वीराज चौहान, उनको छोड़ देना चाहिए था, नहीं। तो युद्ध हुआ। तो वही देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध फेमस है। तराइन का द्वितीय युद्ध फेमस है 1192 ईस्वी में। ये हरियाणा क्षेत्र में है, हरियाणा में है। तो तराइन का युद्ध, तराइन का ये प्रथम युद्ध है और ये द्वितीय युद्ध है। द्वितीय युद्ध 1992 में, और 1992 में हुआ और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दिया गया और फिर बाद में संयोजकता का भी मार दिया गया। फिर उसके बाद गौरी ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी शांत कहाँ बैठा। उसके बाद चंदवार का युद्ध में ये क्या बोला गौरी ने कि ये मेरा एरिया है। पहले ये बोला कि ये मेरा एरिया हो गया। तो जयचंद को खराब लगा कि अरे हम तुमको मारने के लिए बोले, तुम एरिया अपनाने लगा। हम जब इधर आना है तो हमसे पहले युद्ध करना पड़ेगा, जयचंद बोला। तो बोला मोहम्मद गौरी कि ठीक है, क्या दिक्कत है, एक को निपटाए आपको भी निपटा देते हैं। युद्ध हुआ चंदवार का युद्ध। कब? तो 1994 ईस्वी में जयचंद के साथ में। 1194 में कब हुआ? 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो जयचंद ने बोला था कि ये कहाँ के, ये अन्याय किया है तुमने, जो हमको इस तरह के हमारे साथ युद्ध करके हमको पराजित कर रहा है। तो ये बोला था मोहम्मद गौरी कि ये अन्याय कैसा, जो राजा पहले से हमला कर चुका था हम उसको हमला करके पराजित कर रहे हैं, तो ये अन्याय तो नहीं है। अन्याय तो वो है कि जिसका बेटी शादी किया उसी को अपने दामाद को दामाद मानना चाहिए था, उसको तुमने मरवा दिया। वो अन्याय नहीं है और ये अन्याय है। बोला कि अन्याय नहीं है, ये न्याय है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखिए मोहम्मद गौरी तो मार दिया, तो अब इसका एरिया तो हो गया। अब इसका एरिया हो गया तो इसका गौरी का देखिए 4 गुलाम था, बख्तियार खिलजी और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज उबाजा। देखिए गौरी का 3 गुलाम था, गौरी का 3 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज और कुबाजा। अब गौरी के बारे में पढ़ते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अब गौरी के बारे में आते हैं। देखिए गौरी का 3 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा। तो ऐबक एक शक्तिशाली कहिए, एक योग्य शासक भी था, बाकी इसका गुलाम था। तो गौरी का गुलाम था। तो गौरी की एक बेटी थी, वो अपने गुलाम से ही प्रेम कर बैठी और बोली थी कि हम शादी करेंगे ऐबक से। तो ये ऐबक शादी करने के लिए बोल दिया। तो ये मोहम्मद गौरी बोला कि तू अपने गुलाम से शादी करेगी, हम होने नहीं देंगे। तो समझाई थी कि यही गलतियाँ जयचंद ने की थी,
जयचंद ने किए थे, जो कि अपनी बेटी के खिलाफ शादी कर रहे थे और बाद में उनको ये चीज़ को भोगना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़, इसका अंजाम इसको होगा आपके साथ, अंजाम भोगना पड़ेगा, इसका अंजाम आपको भोगना पड़ेगा। तो मोहम्मद गौरी बोला कि अरे ये क्या बोल दिया। तो मोहम्मद गौरी ने मान गया, बोला कि चलो ठीक है तुम लोग शादी कर देते हैं। शादी करके और इसको दिल्ली दरबार में बैठा दिया, भारत दे दिया, भारत गौरी को दे दिया। गौरी ने ऐबक को, अपने गुलाम को भारत में दे दिया राजपाट। तो इसको गुलाम वंश के मान से जानते हैं, गुलाम वंश, गुलाम वंश दिल्ली में इसको बैठा दिया। अब ये दुनिया तो ख़त्म हो गए, तो कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से अपना राज्यपाट संभालना स्टार्ट किया, 1206 ईस्वी से अपना राज्यपाट संभालना स्टार्ट किया। और 1206 ईस्वी में राज्यपाट तो मिल गया, यालदोज को बाजा देखते रह गए। ये तो बूढ़ा हो गया था, धीरे धीरे बूढ़ा ही हो जाएगा। यालदोज देखते रह गया कि हम इतना योग्य हमको नहीं मिला। तो ऐबक तो शादी कर लिया था, तो शादी कर लिया तो अपने दामाद को दे दिया भारत राजतंत्र, दे दिया राजपाट, लो संभालते रहो, चलाते रहो। तो उसके बाद में ये गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन बना, तो प्रथम शासक बने थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हॉकी खेल रहे थे। हॉकी एक नहीं होता, घोड़ा पर बैठ के ऐसे मरतुआ गेंदवा से होता है, तो गेंदा को ऐसे मरतुआ खेल रहे थे तरीके में घोड़ा पर। तो एक घोड़ा पर से गिर गए और घोड़ा एक चढ़ गया, चढ़ा तो ये पूरा रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, पूरा ये ख़त्म कर दिया, बैकबोन कर गर्दन का हड्डी को तोड़ दिया। जो 2-3 घोड़ा चढ़ गया, तो इनका ऐबक का मृत्यु हो गया। ऐबक का मृत्यु कब हुआ, तो हमारा ऐबक का मृत्यु हो गया 1210 ईस्वी में, क्योंकि 1206 ईस्वी में इनको दिल्ली दरबार को, दिल्ली में भारत में एक राजा पाठ दे दिया। मतलब जो जीते थे जगह, जो स्थान जीता था भारत में, वो भारत दे दिया किसको, ऐबक को, कि लो उधर खाओ पियो आराम से रहो। तो 1206 ईस्वी में ये राजपाट संभाले और 10 में मर गया। 10 में मरने के बाद देखिए पहले गुलाम वंश में कौन कौन आया। देखिए गुलाम वंश में अच्छा तो एक दूसरे को मारते मारते चल गया। जैसे कि एक फार्मूला है, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए गुलाम वंश में एक दूसरे के यही सब चला था। गुलाम वंश, ओनली गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश वो चला था 1206 से 1290 ईस्वी तक। ओनली गुलाम वंश में 11 शासक, इस्वक बना, फिर अहराम शाह बना, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश बना, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में बना रुकनुद्दीन बना, रुकनुद्दीन के बाद में बना हमारा ये रजिया सुल्तान के बना बहराम शाह। तो ये हमारा गुलाम वंश के शासक रहे। गुलाम वंश के अंदर 11 शासक, ये 12